रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। कनाडा के प्रधानमंत्री का एक बयान दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। बात खालिस्तानी आतंकी की है, हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया, भारत ने भी सबक सिखाया। सिग्नेचर स्टोरी में ट्रूडो का सच से सामना। देश की नई संसद में पहला बिल पेश हुआ। सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। चुनावी साल में बिल क्या कमाल करेगा, वोट बैंक का पूरा हाल पब्लिक प्लेटफॉर्म में समझेंगे। आज के एक्सक्लूसिव में देश के टोल नाकों का हाल दिखाना है। आखिर क्यों ये टोल प्लाजा बवाल प्लाजा बनते जा रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हाईवे वाले गुंडों की पूरी खबर लेनी है। और बी पॉजिटिव में आज देखेंगे देश भर में गणेश उत्सव के शानदार आगाज की तस्वीरें। 24 घंटे भी नहीं लगे, भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए। कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या को लेकर पहले कनाडा ने भारत सरकार पर सीधा आरोप लगाया और भारतीय हाई कमीशन के एक अधिकारी से कनाडा छोड़ने को कह दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया और फिर कनाडा हाई कमीशन के एक अधिकारी से भारत छोड़ने को कह दिया। जिस तरह से दोनों देशों के बीच माहौल बना है, लगता नहीं है कि मसला जल्दी ठंडा होगा। बात खालिस्तान की है, इसलिए हम आपको आज विस्तार से यह बताएंगे कि कनाडा में हो क्या कुछ रहा है, जिसको लेकर भारत और कनाडा में कूटनीतिक रिश्ते खराब ही नहीं बल्कि खत्म होने की कगार पर भी जा सकते हैं। Potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये बयान सनसनीखेज है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ओटावा में पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बयान आया। आरोप लगाया कि निज्जर के मर्डर के पीछे भारत सरकार, यहाँ के एजेंट्स का हाथ है। पूरा बयान सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक में पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाया था। दावा यह भी किया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस बयान के फौरन बाद कनाडा का विदेश मंत्रालय हरकत में आया। वहां की फॉरेन मिनिस्टर ने निज्जर की हत्या के मसले को कनाडा की संप्रभुता से जोड़ा और फिर भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकालने का फरमान जारी कर दिया। इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरी में गुरुद्वारा साहिब के बाहर गोली मार दी गई थी। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. We will protect Canadians at all times. And I've conveyed these principles to my Indian counterparts. And as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा सरकार ने जिस शख्स के मर्डर मुद्दे को लेकर भारत से जोड़ने की कोशिश की, खालिस्तानी आतंकवाद में उसका नाम खासा पुराना है। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। एनआईए की 40 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम था। 2021 में जालंधर में पुजारी की हत्या का आरोपी था। अब इसने अटेंशन हटानी है वहां से और अपने आप को यह दिखाना है कि मैं अभी भी बहुत तगड़ा लीडर हूं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक मेरे पास यहाँ कनाडा के अंदर भी सपोर्ट होगा। ये खालिस्तानी जो लोग हैं इनको भी मैं अपने अराउंड एकत्रित कर लूंगा। जैसे ही निज्जर के मामले में बात कूटनीति तक पहुंची, भारत ने भी कनाडा को उसी भाषा में जवाब दिया। दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय ने तलब किया।
ट्रूडो के बयान का विरोध जताया और फिर ये भी कह दिया कि आपके एक सीनियर डिप्लोमेट को देश निकाला दे दिया है, 5 दिन में वो देश से बाहर चले जाएं। भारत ने G20 के दौरान ट्रूडो को बताया कि अब खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को बंद कीजिए कनाडा में, और जो ट्रेड डील चल रही है कनाडा भारत की जिसकी बात, वो ट्रेड डील अब रोक दी गई है जब तक ये खालिस्तान का मुद्दा आप सॉल्व नहीं करते। उसके जवाब में या उसके बदले में आप कहिए कनाडा ने ये कदम उठाया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, ट्रूडो के बयान को सिरे से खारिज कर दिया, इन आरोपों को आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये तथ्यहीन बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हट सके। ये वो आतंकी हैं जिन्हें कनाडा में पनाह मिलती है और ये दहशतगर्द भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। इस मामले में कनाडा सरकार का उदासीन और ढीला रवैया चिंता का विषय है। कनाडा में जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्पेस मिलता है वो नई बात नहीं है। पर जैसे पाकिस्तानी नहीं करते थे या दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग दुबई में बैठ करके मुंबई का माफिया चलाते थे, वही चीजें पंजाब में इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, वो सारी की सारी ये लोग करवाते हैं वहां से बैठ के, और फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो वहां पर बुला लेते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आपने कोई रोक नहीं लगाई, इसको आपने होने दिया है, तो फिर ये रिश्ते तो खराब होने हैं ना। भारत कनाडा के बीच तलखी थी, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी तूल पकड़ लेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। भारत और कनाडा के बीच ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके बाद कई मुल्कों का रिएक्शन भी आया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने कहा है, क्या कहा है? व्हाइट हाउस ने सबसे पहले कहा कि कनाडा के सरी शहर में हुई हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोपों से बेहद चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम समझते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत से ऑस्ट्रेलियाई समुदाय से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय काफी मूल्यवान है और वो हमारे बहुसांस्कृतिक समाज में अहम योगदान दे रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा, अभी इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील पर बात जारी रहेगी। इस बयानबाजी से पहले भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते पर भी असर पड़ा था। दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स रोक दी गई थी। इस बीच विराट कोहली ने भी कनाडा के पंजाबी सिंगर शुभ को अनफॉलो कर दिया। शुभ ने हाल ही में खालिस्तान के सपोर्ट में बयान दिया था। कनाडा भारत विरोधी गतिविधियां ये सब काफी टाइम से चल रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसका एक लंबा इतिहास है। खालिस्तान को खाद पानी कनाडा से मिलता है, ये भारत बार बार इल्जाम लगाता है। 19 सितंबर 2019 कनाडा के ब्रैम्पटन में, ये टोरंटो के पास पड़ता है, खालिस्तान के नाम पर रेफरेंडम हुआ जिसमें 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 6 नवंबर 2022 सिख फॉर जस्टिस नाम के प्रतिबंधित संगठन ने ओंटारियो में विवादित रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाया। 11 सितंबर 2023 सरी शहर के फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज हुई थी। मुट्ठी भर लोग इकट्ठा भी हुए थे। वहां कहा गया कि 29 अक्टूबर को जनमत संग्रह करवाएंगे। भारत के खिलाफ कनाडा में जमकर जहर उगला गया। देश को बांटने की बातें हुई, मगर ट्रूडो सरकार खामोश रही। वजह और भी है। कनाडा सिर्फ आतंकियों का ही नहीं, गैंगस्टरों के लिए भी सेफ जोन बन गया है। और वो कैसे सेफ जोन बना है, क्यों भारत बार बार यह आरोप लगाता है, इसकी भी हिस्ट्री बता देते हैं। लखवीर सिंह लंडा पंजाब का मोस्ट वांटेड है। दिसंबर 2022 में तरनतारन में पुलिस स्टेशन में रॉकेट लॉन्चर से हमला करवाया। इतना ही नहीं, मई 2022 में मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर जो आरपीजी अटैक हुआ था, दोनों ही हमलों का मास्टरमाइंड लखवीर सिंह है। अब एक और गैंगस्टर की बात कर देते हैं, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला। ये गैंगस्टर भी कनाडा में छिपा हुआ है, दर्जनों मुकदमे हैं। सोमवार को ही, अभी पिछले कल ही, मोगा में कांग्रेस के एक लोकल लीडर पर हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। बलजिंदर सिंह बल्ली नाम के शख्स का कत्ल हुआ है और इसमें नाम किसका आ रहा है? अर्श डल्ला का। इसी तरह लिस्ट में सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, आप जानते ही हैं, लॉरेंस का खासम खास है। और उसके अलावा
एक अनमोल बिश्नोई का नाम भी आ रहा है। अनमोल बिश्नोई, सतवीर सिंह, चरणजीत सिंह, सनावर ढिल्लों, गुरपिंदर सिंह, रमनदीप सिंह, ऐसे कई मोस्ट वांटेड हैं जिनके भारतीय एजेंसियों को पता है कि ये कनाडा में पनाह लेके बैठे हैं। कई तरह के इल्जाम लगते रहे हैं जस्टिन ट्रूडो पर कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो चाइना की सरकार के एडमायर रहे हैं। कनाडा के राजनीतिक जो माहौल है उसमें जस्टिन ट्रूडो का ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा है। हो सकता है कि कुछ वो जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया ये एक उठाया गया कदम है। एक हिस्सा जो है समाज का वो इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े हुए हैं, और वो ग्रुप जो है वो खालिस्तान समर्थक ग्रुप है। ये कोई पहला मौका नहीं है। कनाडा सरकार पर खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के इल्जाम पहले भी लगे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, भारत में ये सब प्रतिबंधित संगठन हैं, लेकिन कनाडा में इनके सरगना खुलेआम घूमते हैं। लेकिन ट्रूडो की सरकार का स्टैंड इस मामले में क्या है? क्या सत्ता में बने रहने के लिए वो खालिस्तानियों के सामने झुक गए? दिसंबर 2018 में कनाडा सरकार ने आतंकी खतरे पर एक रिपोर्ट जारी की। टेरर थ्रेट रिपोर्ट में पहली बार सिख उग्रवाद और खालिस्तान का जिक्र था। कनाडा में करीब 8 लाख सिख हैं। रिपोर्ट के बाद कनाडा की ट्रूडो सरकार को जबरदस्त ज्यादातर सिखों की नाराजगी झेलनी पड़ी तेज तरीके से। तब कनाडा की संसद में 16 सिख सांसद थे उस वक्त, जिसमें 4 मंत्री ट्रूडो की सरकार का हिस्सा थे। बातें बहिष्कार तक होने लगी। ट्रूडो को वोट बैंक के सामने झुकना पड़ा। चुनावी साल से पहले रिपोर्ट में बदलाव किया गया। सिख उग्रवाद खालिस्तान शब्द हटा दिए गए। अगले चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उन्होंने सरकार चलाने के लिए बाहर से समर्थन लिया। समर्थन किसका लिया? जगमीत सिंह का। जगमीत सिंह की पार्टी से हाथ मिलाया, जो खुले तौर पर कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी रेफरेंडम कराने की सपोर्ट करती है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो पहले आप प्रॉब्लम बताइए ना। आपने तो पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया और एक्शन भी ले लिया। सिर्फ अपना ही ख्याल रखना है, खालिस्तानियों का ख्याल रखना है। जो कहते हैं कि आपको हम सेपरेट बनाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, तो आप क्या उनकी मदद कर रहे हैं? आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो उनको रोको ना। हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को कनाडा संप्रभुता पर हमला बता रहा है, अपने नागरिक का कत्ल बताता है। ऐसे आरोप किन किन मुल्कों पर लगे और उनका अंजाम क्या निकला? अब जरा इस पर गौर कर लेते हैं। साल 2010 में हमास के कमांडर महमूद अल महूब की मौत हुई। दुबई के होटल में महमूद की लाश मिली थी। इजराइल पर हमास कमांडर की हत्या का आरोप लगा था। 2018 में सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका ने इस हत्या के लिए सीधे सीधे सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते काफी बिगड़ भी गए थे। खशोगी अमेरिका में रहते थे, सऊदी सल्तनत के खिलाफ लिखते थे। वहां के अखबारों में अपनी पत्नी के साथ वीजा के सिलसिले में तुर्की आए थे, पर काउंसुलेट से कभी बाहर नहीं निकले। सऊदी एजेंट्स पर उनकी हत्या के आरोप लगे हैं। 2018 में ब्रिटेन में जासूसी के लिए सरगर्म रहने वाले सर्गेई स्क्रिपल, उनको जहर दे दिया गया उनकी बेटी के साथ। सर्गेई स्क्रिपल की मौत हो गई। वो रूस से जुड़े हुए थे। ब्रिटेन ने रूस पर सर्गेई की हत्या का आरोप लगाया था। इसी तरह 2020 में ईरान ने वहां के सुप्रीम कमांडर, जब कासिम सुलेमानी की मौत हुई तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया? ईरान ने कहा कि अमेरिका पर सुलेमानी की हत्या करवाई है, अमेरिका ने कराई है, उस पर आरोप लगाया। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए थे। इस तरह की हत्याएं हमेशा ही कूटनीति पर बड़ा असर डालती हैं। ऐसी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए इन सब चीजों के बीच में अगर बात ट्रूडो की कर लें, देश विरोधी एजेंडा को हवा देने वाले लोगों की बात कर लें। ये लोग पूछते हैं कि ट्रूडो की ये एंटी इंडिया पॉलिसी वक्त की मांग है या फिर कनाडा और खालिस्तान का रिश्ता पुराना है। इसकी पड़ताल हमने की तो एक ऐसी बात पता चली
जो शायद आपको या आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। जस्टिन ट्रूडो अपने पिता की नीतियों को ही अपना रहे हैं या उनकी नीतियों पर ही चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता कौन थे? उनके पिता थे पियर ट्रूडो, 2 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा में वहां पर खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार को लेकर एक बड़े एक्शन के लिए पियर ट्रूडो को कहा था। क्या मांग रखी थी इंदिरा गांधी ने? कि मर्डर के मामले में तलविंदर सिंह परमार को आप डिपोर्ट कर दें। लेकिन पियर ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की अपील खारिज की थी। पियर ट्रूडो ने जिस तलविंदर को बचाया, उसने क्या किया मालूम है आपको? मैं बताता हूं। 1985 में कनाडा से लंदन के रास्ते भारत जा रहे एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क को बम से उड़ाने की साजिश का मास्टरमाइंड था वो। आयरलैंड के पास समुद्र के ऊपर विमान में धमाका हुआ था। विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। इनमें से 268 कनाडा के नागरिक थे। 9/11 के बाद यह आतंकवाद का सबसे दूसरा बड़ा हमला माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि अगर तलविंदर परमार को ट्रूडो सीनियर ने डिपोर्ट कर दिया होता तो खालिस्तान के नाम पर इतने बड़े हमले को शायद रोका जा सकता था। और अब से थोड़ी ही देर पहले, जब हम खबर पढ़ रहे थे उससे थोड़ी देर पहले, जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर बयान दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा है? भारत के सख्त जवाब के बाद ट्रूडो के तेवर नरम पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ट्रूडो ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मामले को सही तरीके से हैंडल करे। तो क्या अभी सही तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है? ये भी ट्रूडो साहब को बताना चाहिए कि सही तरीका क्या है। खैर, किसी की हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये हमारा साफ मानना है। कोई हत्या जस्टिफाई नहीं होती है, उस पर जांच होती है, आरोपी गिरफ्तार होते हैं और दोष साबित होने पर अदालत सजा देती है। ऐसा ही सब मामलों में होना चाहिए। निज्जर हत्याकांड में भी यही होना चाहिए। ये सब चीजें पता लगनी चाहिए, किस तरह से कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से जांच को लेना चाहिए। जिन भी लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है उनके खिलाफ पुलिस और कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। लेकिन सियासत करके मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होगा। कायदे से जो ताकत राजनीति में लगाई जा रही है वो सबूत जुटाने और अदालत में उन्हें साबित करने पर लगनी चाहिए। सरकार और पुलिस का यही काम होता है। और जब ये कोशिश वोट बैंक की खेती में लग जाती है तो कचहरी में चीजें कमजोर पड़ने लगती हैं और सेंटिमेंट्स खराब होने लगता है। तो चीजों को ना कमजोर करने देना है और ना ही सेंटिमेंट खराब होने देना है। आज गणेश चतुर्थी है और इस त्योहार के मौके पर देश के नए संसद भवन में कामकाज का भी श्री गणेश हो गया। लेकिन नई संसद की शुरुआत एक ऐसे विधेयक से हुई जो पिछले 27 साल से संसद में अटका हुआ था। इसका नाम है महिला आरक्षण बिल। कल सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको ये जानकारी दी थी, यही वक्त था ब्रेक के बाद का, कि मंगलवार को ये बिल नई संसद में पेश होगा और आज लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया। क्या है इस बिल में और किन महिलाओं को मिलेगा इस बिल से फायदा, इस रिपोर्ट को आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। पुरानी संसद में 77 साल के इतिहास को संजोकर आज से भारत के लोकतंत्र का नई संसद में प्रवेश हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सांसद पैदल ही नई संसद के लिए निकल पड़े। नई संसद में कामकाज लोकसभा की कार्यवाही से शुरू हुआ और सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। 1996 से लेकर अब तक
महिला आरक्षण बिल कई बार संसद में पेश किया गया, लेकिन कभी भी ये विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले पाया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये काम उन्हीं के हाथों होना लिखा था। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नई संसद में नई शुरुआत के साथ महिला आरक्षण बिल को नए नाम से पेश किया गया। अब इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इससे लोकसभा और विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसे ऐसे समझिए, लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन महिला आरक्षण के बाद 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसी तरह यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 132 सीटों पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ 15 साल तक लागू होगा। इसके बाद ये जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला संसद करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में किसी भी वर्ग के लिए अलग आरक्षण नहीं होगा। फिलहाल लोकसभा की जो सीटें SC/ST वर्ग के लिए रिजर्व हैं, उनमें से ही 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन विधेयक में OBC महिलाओं के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। उन्हें सामान्य सीटों पर ही चुनाव लड़ना होगा। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक में हर वर्ग के लिए कोटे की मांग की है, लेकिन नारी शक्ति वंदन बिल में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और विपक्ष ने अब इसकी मांग तेज कर दी है। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं है। पुरानी संसद से नए भवन में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि नई संसद में हर दल और उसके सांसद लोकतांत्रिक परंपराएं और मर्यादाएं बरकरार रखें। लेकिन पहले ही घंटे में नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा हो गया, जबकि इस विधेयक पर चर्चा अभी बाकी है। यानी सिर्फ संसद की इमारत बदली है, सरकार और विपक्ष के तेवर पुराने ही। अच्छा, नारी शक्ति वंदन विधेयक अगर कानून बनता है तो महिलाओं के लिए राजनीति में आने की राह और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ बराबरी का दर्जा देने की बात नहीं बनने वाली है। कहते हैं ना कि बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, ये एक कायदा कानून बन जाएगा तो मिलेगा। फिर इससे क्या होगा, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में भी मजबूत नुमाइंदगी देने की जरूरत है। जाहिर है, अगर कानून और नीतियां बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो आम महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा, लाजमी मिलेगा। जब महिलाएं फैसले लेंगी तो जाहिर है साधारण महिलाओं के हित में होंगे वो फैसले।
चलिए, महिला सशक्तिकरण की बात हम कर रहे थे। अब एक और खबर महिलाओं से जुड़ी ही है, ये आपको जरूर देखनी है। अब सुनिए, क्या करेंगे आप अगर टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी किसी सवारी को पकड़कर पीटने लगे। हरियाणा के मुरथल टोल प्लाजा का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह हो रहा है। टोल प्लाजा के कर्मचारी एक मर्द और एक औरत को बेतहाशा पीट रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। क्या गुनाह किया था इन दोनों ने कि टोल प्लाजा के कर्मचारी यकायक सड़क छाप गुंडों की तरह पेश आने लगे। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो टोल नाका आते ही यह खबर आपके जहन में आएगी, बार बार ताजा होगी। शर्मनाक तस्वीरें और डिस्टर्बिंग भी। चल क्या रहा है यहां? ये दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे 44 की तस्वीरें हैं। सोनीपत के पास मूर्थल में भिगान टोल प्लाजा पर एक जोड़ा टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का शिकार हुआ। टोल कर्मियों की दरिंदगी देखी। उसके पति को तो वो पीट पीट कर अधमरा कर देना चाहते हैं। दर्जन भर टोल कर्मियों के आगे दो लोग कितनी देर टिकते। कुछ डंडे से इनकी पिटाई कर रहे थे तो कुछ पिटाई का वीडियो बनाने में लगे थे। एक आवाज आ रही है, सर पर मत मारो, यानी बजाय मारपीट रोकने के ये टोल कर्मियों को उकसा रहा था। बवाल काफी देर तक चला। बड़ी देर तक भिगान टोल प्लाजा पर अराजकता का आलम था। 9 सितंबर को हुई इस मारपीट के पीछे वजह क्या थी, गलती किसकी थी, हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन था, ये आप मूर्थल थाना के प्रभारी से सुनिए। सडनली वो टोल क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करने के बाद उन्होंने गाड़ी अपनी यूटर्न ली, लेकिन उसके एम्बुलेंस लाइन में खड़ा कर दिया और इस करके का विवाद बढ़ गया। और विवाद बढ़ने के कारण कुछ महिलाएं आगे आ गई और महिलाओं के साथ इन्होंने काफ़ी बदतमीजी करी। तो विवाद एम्बुलेंस लेन में गाड़ी ले जाने की वजह से हुआ था, इतना तो हम समझ गए। लेकिन इसके आगे पुलिस की जो थ्योरी है वो चौंकाने वाली है। मारपीट और गाली गलौज के बाद भी किसी ने घटना की शिकायत पुलिस से नहीं की। उल्टे दोनों पक्षों में समझौता हुआ, वो अलग। व्यक्ति थे और दो महिलाएं थी, उनके साथ टोल कर्मचारियों की आपस में हाथापाई हुई और काफ़ी इनकी लड़ाई झगड़ा सा टाइप का हुआ। लेकिन दोनों पार्टी ने किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं दी और इसका आपस में दोनों का कंप्रोमाइज भी हो गया था। महिला के साथ बदसलूकी और बुरा बर्ताव तो हुआ और कैमरे में इसके सबूत भी कैप्चर है। पुलिस ने सोमवार को 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। गंभीरता से जांच करने का दावा कर रही है, लेकिन समझौते वाली थ्योरी का सस्पेंस अभी भी कायम है। टोल कर्मी कह रहे हैं कि पति पत्नी शराब पिए हुए थे और बदतमीजी कर रहे थे। बात सच है तो एक्शन तो उनके खिलाफ भी बनता है और टोल कर्मियों का गुनाह तो नजर आ ही रहा है। थप्पड़ मुक्के डंडे क्या नहीं बरसाए, लेकिन इसके बावजूद एसएचओ का कहना है कि हमें किसी ने शिकायत नहीं की और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मियां बीवी तो आम शहरी हैं जो टोल कर्मियों की गुंडागर्दी से अब भी सहमे हुए हैं। सोचिए, जिस हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहां भी बीजेपी के ही नेता टोल कर्मियों के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। 18 सितंबर को सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे 334B पर बड़ा बवाल हो गया। बीजेपी नेताओं और टोल कर्मचारियों के बीच बड़ी देर तक मारपीट का राउंड चला।
नेशनल हाईवे पर बना झरोठी टोल प्लाजा शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। टोल कर्मी बीजेपी नेता पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी नेता टोल संचालक पर। टोल पे बदमाशी तो करते ही करते हैं, ऊपर से धमकी भी देते हैं। माहौल को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया पूरे सोनीपत जिले को। इन पर कार्रवाई की मांग चाहते हैं। बैरिकेड से गाड़ी को रूम तोड़ने की कोशिश करी, कर्मचारियों ने उसको रोका। इन्होंने फिर फ़ोन कर दिया। ये फ़ोन किया तो ये बहुत सारे आदमी आ गए। उन्होंने मेरा भाई छोटा उस पर और एक दो पे और इन्होंने मारने शुरू कर दिया। इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया। झरोठी टोल प्लाजा पर आसपास के गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया और हर गाड़ी को बिना टोल दिए फ्री में निकालने लगे। टोल माफी के नारे लगाए जाने लगे। इतनी बेरहमी से पिटाई आपने देखी है कहीं? कोई शराब पिए हुए था या नहीं था, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, लेकिन शराब पिए हुए नशे में इतना तो नहीं था कि आपकी इतनी मार झेल गया, गिर जाता, पड़ जाता, डंडे मारो, सिर तोड़ो, ये सब क्या चीजें हैं? अच्छा सुनिए, महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव देखकर ही शर्म आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। लेकिन ये जितने भी ये मैं कहूंगा गुंडे थे टोल प्लाजा पर, ये 10, 20, 50 रुपए के लिए ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी कैसे दे सकते हैं किसी को? और पुलिस पर तो मैं सीधा सवाल लगाता हूं, सीधा सवाल उठाता हूं, वीडियो के बाद भी आपको शर्म नहीं आई? अरे इतनी पिटाई हो रही है, किसी ने शिकायत नहीं दी, ये गुंडागर्दी हो रही है, इसके लिए भी शिकायत की जरूरत है। मुझे लगता है कि कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने लोग ये खबर देख रहे होंगे वो एसएचओ के बारे में क्या सोच रहे होंगे मैं अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन गुंडागर्दी को अगर कम करना है इन टोल प्लाजा की, ये सब जगह पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सख्त करनी पड़ेगी। अगर पुलिस आंखें मूंदेगी तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। चलिए, झरोठी टोल प्लाजा जहां बीजेपी नेता के साथ विवाद हुआ था, उससे जुड़ी एक अपडेट आपको दे देता हूं। वहां पुलिस प्रशासन ने नाराज बीजेपी के नेताओं को समझाया। नेता आ गए तो पुलिस ने तो आना ही था, तो टोल चालू हो गया। लेकिन अभी भी वहां पर टोल फीस नहीं ली जा रही है, यानी टोल तो खुल गया लेकिन निःशुल्क। अब जरा एक पूरी पिक्चर समझ लीजिए कि टोल से सरकारों को कितना फायदा होता है, कितना पैसा मिलता है। भारत में टोल वसूली के लिए फास्टैग प्रणाली लागू हो चुकी है। ये ज्यादातर आप में से सब लोगों को पता हो गया होगा। फरवरी 2021 में सरकार ने फास्टैग को कंपलसरी कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। फैसले का असर भी दिखा। अप्रैल 2023 तक देश में फास्टैग टोल प्लाजा की कुल तादाद 1228 हो गई थी। इसमें से 339 टोल प्लाजा पर राज्यों का कंट्रोल है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अहम फैक्ट क्या है, एक जरूरी फैक्ट क्या है? देश में करीब 7 करोड़ फास्टैग जारी हो चुके हैं, लोगों ने ले लिए हैं। अब बात टोल से कमाई की। साल 2022 में देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल के कुल कलेक्शन 50,855 करोड़ रुपए था। बड़ी बात यह कि साल 2021 की तुलना में यह कलेक्शन करीब 46% ज्यादा है, क्योंकि फास्टैग आ गया तो पता लग जाता है। अब पते की बात सुन लीजिए। अगर कभी टोल प्लाजा पर आपके साथ कोई कर्मचारी बदतमीजी करने लगे तो आपको हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ 112 नंबर पर फोन करके इसकी सूचना देनी है। खुद किसी कर्मचारी से नहीं उलझना, ना फालतू कोई बहस करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। कोई भी कर्मचारी गुंडागर्दी करता है तो उसके बिहेवियर की शिकायत पुलिस को जरूर दें, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कर्मचारी बार बार ऐसा बिहेव करता है और आप वाली जो बर्ताव के कारण आपको जो दिक्कत होती है वो कानून हाथ में बार बार लेने का आदी हो जाता है और बाकियों को भी यही बदतमीजी वाली दिक्कत देता है। कायदे से NHAI को हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है, तो क्या एक पैनिक बटन हॉटलाइन व्यवस्था नहीं हो सकती? NHAI को भी जरा सोचना चाहिए। हालांकि इस घटना पर NHAI से हमने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे किया गया जो टोल प्लाजा का मालिक है। लेकिन अब हमें सोचना यह है कि कैसे यहां इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसे रोकने के इंतजाम करने हैं। गणेश जी की खबर लेकर हम हाजिर हैं। गणपति बप्पा मौर्य की धूम चारों तरफ है। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, लोग अपने घरों में गणपति बप्पा को लेकर आए हैं। गाजियाबाद और मुंबई से आई 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। गाजियाबाद के मंदिर को मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर द्रविड़ शैली में डिजाइन किया गया है
और बप्पा को डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है। मुंबई के परेल में इस बार गणपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे हुए। अब बारी आपके कमेंट्स की है। कल हमने पुरानी संसद से जुड़ी 10 कहानियां दिखाई थी। आज नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक भी पेश हो गया, जिससे जुड़े कई मैसेज आपने हमें भेजे हैं, फटाफट दिखा देते हैं। चलिए, दीपक जी क्या कहते हैं। दीपक जी कह रहे हैं, सर आज जो कनाडा के साथ हुआ उसे कवर करना ज़रूर, थोड़ा निज्जर की एक्टिविटीज़ और बैकग्राउंड भी बता देना एंड अदर लाइक रिंडा। दीपक जी, आपने खबर देख ली होगी, मैसेज आपने मुझे लगता पहले भेज दिया था, खबर हमने दिखा दी सारी। शहजाद जी क्या कहते हैं, सोनिया गांधी जी के प्रयत्न और वुमेन रिजर्वेशन बिल की लड़ाई को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार को महिला आरक्षण विधेयक लाने पर मजबूर होना दिख रहा है। करिए पॉलिटिक्स, बिल आ गया लेकिन पॉलिटिक्स हो गया है। चलिए, आज का शो कैसा लगा आपको? खबरों पर फीडबैक जरूर देते रहिएगा, क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आगे विवेक श्रीवास्तव के साथ देखिए खालिस्तान विवाद पर स्पेशल शो है एक। जैसी हमने खबर दिखाई, इसी की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर विवेक आएंगे, मगर एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी खबरों का सिलसिला जारी है। अब मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।